ठीक है, तो हमें यहाँ से शुरू करना था प्रोजेक्ट चीता। इसके पहले हमने किया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। एनटीसीए फॉर्म चीता, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, एनटीसीए कौन सी है? जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनी थी, जो सारे ही अपने यहाँ टाइगर रिजर्व हैं उनको मैनेज करती है। ठीक है, और इसने ही एक अलग कमेटी बनाई है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, जो चीता प्रोजेक्ट है उसको देख रेख करने के लिए। ठीक है, तो जो ये सीपीएससी है इसमें 11 मेंबर हैं, और इसमें मतलब ये जो चीता प्रोजेक्ट है उसी को देख रेख के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, फिर कमिटीज फॉर्म इन द वेक ऑफ रिसेंट डेथ्स। अच्छा, अपने को बताया ना कि नामीबिया से कुछ चीते मंगाए गए थे, 20, शायद 20 मंगाए गए थे, तो उसमें से कुछ चीतों की डेथ हो गई। तो उसी के बाद ये कमेटी बनाई गई ताकि वो जो मतलब जो भी सर्वाइविंग चीते हैं उनकी देखरेख के लिए। ठीक है, तो वो जो मतलब जो चीते थे उनको ट्रांसलोकेट कहाँ गया था? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता का क्या स्टेटस है? फीचर्स: at least 50 cheetah mostly from southern Africa will be introduced in various national park over 5 years। पहले मतलब जो एशियाई चीते हैं, पहले इंडिया में भी चीते होते थे, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए शिकार करने के कारण, काफी शिकार हुआ उनका और वो खत्म हो गए। ठीक है, तो एशियाई चीते इस समय जो आपके सऊदीया में है या फिर ईरान में है। ठीक है, ईरान में है। तो पहले ईरान से बात कर रहे थे इंडिया वाले कि भाई चीते का सैंपल या कुछ दे दो हमें, कि हम यहाँ से फिर इंडिया में जो एक्सटिंक्ट चीते हैं उनको वापस ला सकें। ठीक है, या आईवीएफ के लिए भी मांग रहे थे ये लोग इंडिया वाले कि आईवीएफ कर देते हैं तो जो चीते पैदा होंगे वो हम रख लेंगे, ऐसा करके। तो ईरान वाले मना कर दिया साफ कि भाई हम नहीं दे पाएंगे कुछ, ना चीते दे पाएंगे ना कुछ, क्योंकि ईरान में भी चीते की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। पर समझ नहीं आया कि वो जीन वगैरह देने को क्यों नहीं तैयार थे। ठीक है, तो उनका था अपना इस्लामिक रूल जो भी होगा। तो फिर अफ्रीकन कंट्री से बात हुई, तो उसमें नामीबिया राजी हुआ, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो वहाँ से ही चीते मंगाए गए। तो नामीबिया से कुछ मंगाएंगे, कुछ शायद साउथ अफ्रीका से आएंगे, ऐसे कुछ है। तो उद्देश्य क्या है कि कम से कम 50 चीते लाए जाएं और उनको अलग अलग नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? एनटीसीए। ठीक है, और इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? प्रोजेक्ट टाइगर से ही आएगी। ठीक है, या जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट है, कैंपा, आपने सुना होगा ना, कैंपा। कैंपा कैंपा से कैंपा फंड जो होता है वहां से आएगा। हाँ, फिर एम टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीताज इन इंडिया। ठीक है, देखो जो अफ्रीकन चीता है वो भी कहने को चीता है, पर वो इंडियन चीते से डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। और हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट वहाँ के एनवायरनमेंट से डिफरेंट है। मानसून जो है वो काफ़ी हमारे यहाँ उनके लिए अच्छा नहीं है। अभी हमने देखा था कि इन्फेक्शन से कुछ चीते मर गए थे, क्योंकि मानसून में क्या होता है कि बारिश हुई, काफ़ी अच्छी ठीक ठाक बारिश होती है। हाँ, अब इन्वायरमेंट भी गीला है और क्या कहते हैं वो भी बेचारे भीग गए। तो जो मतलब पेस्ट वगैरह होते हैं वो उनके इन्फेक्शन के कारण वो मर गए थे। ठीक है, चीता डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्शन extinct from India in 1952, becoming only large wild mammalian species that went extinct since independence 1947। मतलब इंडिया में जो पहला लार्ज मैमल एक्सटिंक्ट हुआ वो चीता ही था, और ये 1952 में एक्सटिंक्ट हुआ था। ठीक है, तो बाकी सब तो वैसे ही है कि हाँ, वो जो चीते लाए गए उन्होंने कुछ बच्चे दिए, उसमें से कुछ सर्वाइव किए, कुछ मर गए। ठीक है, तो अभी और जगह सेलेक्ट एरिया सेलेक्ट किया जा रहा है जहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो नए चीते आएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा। तो वैसे ही एक नौरादेही और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में ही है, उसको भी दिखा जा रहा है। और बन्नी ग्रासलैंड सेंट्रल, हाँ, वहाँ पे भी उनकी ब्रीडिंग और कंजर्वेशन के लिए सेंटर बनाया जाएगा, बन्नी ग्रासलैंड में। ठीक है, 12 चीते ट्रांसलोकेट किए गए थे, जिसमें से 8 नामीबिया से थे और 12 साउथ अफ्रीका से थे, कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और करेंटली देयर आर 19 चीताज इन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ 6 एडल्ट एंड 4 न्यू कप्स। देख लो कितनी प्रोग्रेस है, कि मतलब जो पैदा हुए बेचारे वो उसमें भी काफी मर गए, और जो आए थे उसमें भी 6 मर गए हैं। ठीक है, तो अभी टोटल 19 ही हैं। हम्म, तो अफ्रीकन चीता की बात करें तो अपेंडिक्स, जो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, स्टेटस इसका आईयूसीएन में अफ्रीकन चीता जो है वल्नरेबल है, और एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन पॉपुलेशन अभी ठीक ठाक है। और जैसे को पता है कि एशियाटिक चीते जो है वो बहुत कम है, मतलब हो सकता है मुश्किल से 100 हो, बहुत ज़्यादा होंगे, 150 होंगे, ज़्यादा नहीं बचे हैं। ठीक है, और ईरान और सऊदी अरब यही सब बचे हैं थोड़े बहुत। हम्म, और both flagship species selected to act as a ambassador icon और symbol for defined habitat issue वगैरह वगैरह। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंड लैंड मैमल है, डायर्नल है, दे हंट ड्यूरिंग द डे, अनलाइक द बिग कैट्स लायन दे डोंट रूर। हाँ, ये चिर्प करते हैं भाई, इनकी आवाज़ सुनोगे ना डरोगे नहीं, ठीक है, ये रोर नहीं करते हैं। तो ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता का, ठीक है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ये भी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? अफ्रीका में, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउदर्न अफ्रीका। ये सिर्फ ईरान में है, देख लो, ठीक है, ईरान में है। सऊदी अरब में भी है पर कैप्टिव में है शायद, ठीक है। बाकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये थोड़े बड़े होते हैं अफ्रीका वाले, और एशियाटिक वाले थोड़े छोटे हैं, ठीक है। बाकी सब ठीक है। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रेसिडेंट पार्टिसिपेटेड इन गज उत्सव इन काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, मतलब काजीरंगा दोनों चीज़ है ना, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो गज उत्सव हुआ था, गज उत्सव जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था उसके 30 साल हो गया ना, उसको मार करने के लिए ये शुरू किया गया गज उत्सव, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में, असम में, ठीक है। देखो असम में और कौन से हैं? ओरांग, मानस, नमेरी, काजीरंगा तो है ही है, डिब्रू सैखोवा, ठीक है, ये सारे हैं नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देखा, अ, तो इसमें क्या है? लोकेटेड ऑन ईस्टर्न ईस्टर्न हिमालयन, लोकेटेड एज ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट, शहर का नाम है उनका, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र लाइज नॉर्थ एंड कार्बी आंगलोंग हिल्स लाइज ऑन द साउथ ऑफ काजीरंगा, ठीक है। मतलब काजीरंगा के नॉर्थ में, नॉर्थ से होके जाती है ब्रह्मपुत्र, और उसके साउथ में कार्बी आंगलोंग की हिल्स हैं, ठीक है। अब हर मानसून में सुनोगे कि ब्रह्मपुत्र के कारण काजीरंगा में बाढ़ आ गई है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रिवर कौन कौन सी बहती है यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र है, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा दलसीरी, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। मॉइस्ट क्यों? ठीक है, तो होता है ना मॉइस्ट, इसलिए क्योंकि बारिश भी ठीक ठाक होती है उधर, ठीक है, और नदियाँ भी हैं। और फौना एंड फ्लोरा में कौन से? ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, ये सब मिलते हैं वहाँ पे। और कुंभी, इंडियन गूसबेरी, कॉटन ट्रीज, एलिफेंट एप्पल, ये सब जो है वो फल वगैरह, फ्रूट वगैरह है, ठीक है। लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व, लार्जेस्ट इंडिया में कौन सा एलिफेंट रिजर्व है? मैसूरू, मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका में है, ठीक है, मैसूर। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देखें तो 1992 में शुरू हुआ था MOEFCC द्वारा, ठीक है। पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में चेंज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और सपोर्ट एंड कवरेज क्या है? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट आर बीइंग प्रोवाइडेड to major elephant bearing state in the country. Presently, project is being implemented in 22 state and UTs. ठीक है। Steering committees includes representative from government as well as non-government wildlife expert and scientist. Elephant Reserve India, Elephant Reserves in India, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, जिसको मतलब जो लार्ज लैंडस्केप होते हैं उनको डिमार्केट किया जाता है, ठीक है। अभी अपने यहाँ इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, जो करीब करीब 80 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट नंबर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, मतलब एलिफेंट रिजर्व सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, उसके बाद असम में 5 हैं, दोनों जगह ही। और केरला में 4 है, उड़ीसा में 3 है, ठीक है। यूपी में कितने हैं पता है? यूपी में कितने हैं? यूपी में एक है, यूपी में एक है, पता करना कहाँ पे है। एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया, एलिफेंट कॉरिडोर, कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, कॉरिडोर क्या होता है? कोई चीज़ पता है? मान लो कि ये एक एरिया है, जंगल है, या नेशनल पार्क समझ लो, ये एक नेशनल पार्क है और एक नेशनल पार्क यहाँ है, ठीक है, नेशनल पार्क यहाँ है। तो जो बड़े जानवर होते हैं वो एक जगह कन्फाइन होकर नहीं रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सेट कर दिया बाउंड्री तो वो इतने में ही रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनको मतलब खाने के लिए या मीट के लिए उनको आदत होती है, वो दूर दूर तक जाते हैं, ठीक है। अब बीच में आपने शहर बसा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से नहीं जाएंगे, वो किराए किराए से होकर निकलेंगे, वो जाएंगे जरूर, ठीक है। उनको अगर पहले से पता है कि वहाँ कुछ था तो वो जाएंगे। तो अब क्या होता है कि इसमें दिक्कत होती है कि बीच में शहर बसा लिया आपने, तो भाई जो एलिफेंट है या टाइगर है जो है वो उसको तो जाना ही है ना उधर, कैसे भी करके वो शहर से होके जाएगा फिर।
तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ये उनका पाथ है एक तरह से जो सेट है कि भाई वो उधर से जाते हैं, तो उसको एक तरह से एक कॉरिडोर बना दिया कि वहां से वो आराम से निकल जाएं। ठीक है। तो कॉरिडोर क्या होता है, एक तरह से ब्रिज समझ लो, ब्रिज होता है दो जो रिजर्व एरियाज होते हैं, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कोई भी, वो एक ब्रिज टाइप का होता है वहां से मतलब ताकि वो एक जगह से एक नेशनल पार्क या एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकें आराम से। ठीक है। तो वही एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स। देयर आर 6 ट्रांसनेशनल कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, देख लो। क्योंकि ये जो बाउंड्रीज है वो इंसानों ने सेट की है ना, जानवर ने थोड़ी सेट की है। जानवर तो अपनी उनकी अलग बाउंड्री होती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे कि आपने आपने बताया कि ये नेपाल है, ये इंडिया है, तो हम वो जो जानवर है वो भी कहेगा अच्छा ठीक है हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और शेर है तो जाएगा ही, एलिफेंट हो तो जाएगी। राइनोसोरस आपने देखा होगा, असम से राइनोसोरस नेपाल तक जाते हैं। ठीक है, तो वो बाउंड्रीज नहीं फॉलो करेंगे, इंसानों को फॉलो करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें ढालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अबाउट इंडियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट साइंटिफिक नेम है एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है। अब ये सब तो उनके फीचर्स में कोई मतलब नहीं है। मैट्रियार्क फैमिली होती है, 18 से 22 मंथ का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है। और अडल्ट मेल एशियन एलिफेंट आर लेस सोशल देन फीमेल। ठीक है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। दे इंटर मोस्ट अ मेट सर्चिंग स्ट्रेटजी और ओल्ड अबव 30। ठीक है। खुमकी एलिफेंट, खुमकी एलिफेंट क्या होते हैं, जो कैप्टिव एशियन एलिफेंट होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि दूसरे जो वाइल्ड एलिफेंट है उनको, एलिफेंट्स हैं उनको ट्रैप किया जा सके। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हाथी जो होते हैं वो शहरों में घुस आते हैं या जहाँ लोग रहते हैं वहां घुस आते हैं और तबाही मचाते हैं। तो उनको कैप्चर करने के लिए खुमकी एलिफेंट एलिफेंट मतलब जो एलिफेंट पहले से मतलब मतलब बंदी बनाए जा चुके हैं उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, ताकि इन ये जो अब जंगली हाथी हैं उनको पकड़ा जा सके। एलिफेंट प्रोटेक्शन स्टेटस में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में। अब ये कैसे समझ नहीं आ रहा है शेड्यूल 4 में कैसे, शेड्यूल 1 में समझ आ रहा है। ठीक है। हैबिटेट फाउंड इन सेंट्रल एंड साउदर्न वेस्टर्न घाट। अच्छा, ठीक है। ये भी नॉर्मली आप देखोगे कि जो हल्के से मार्शी एरियाज होते हैं ना, वहाँ रहना पसंद करते हैं। जैसे आप देख लो सेंट्रल साउथ, साउथ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, हाँ, और ईस्टर्न इंडिया, वहाँ सब रहना पसंद करते हैं। इंडिया इज होम टू 60% ऑफ ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट। इंडिया हैड 29,964 एलिफेंट, ये 2017 का सेंसस है। ठीक है। और हाईएस्ट नंबर कहाँ है, कर्नाटका में है, फॉलोड बाई असम, और उसके बाद केरला। ठीक है। हम्म। अब ये डिफरेंस बताया है एशियन एलिफेंट के बीच में और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में, ये सही है। अफ्रीका में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सवाना एलिफेंट, एक होता है फॉरेस्ट। ठीक है, सवाना एलिफेंट या फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक है। तो इंडिया में जो एशियन एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अफ्रीका में जो सवाना वाला है वो इंडेंजर्ड है, और फॉरेस्ट वाला है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। और इस साइज देखा जाए तो इंडिया वाले जो होते हैं थोड़े से स्मॉल साइज के होते हैं, इनका जो वेट होता है वो 3,000 से 6,000 किलोग्राम तक होगा। लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो दोनों ही मतलब चाहे वो सवाना वाला हो चाहे फॉरेस्ट एलिफेंट हो, दोनों ही बड़े होते हैं काफ़ी। और 4,000 से 8,000 किलो इनका वजन हो सकता है। तो जो 4,000 8,000 किलो। ठीक है। और इंडिया वाले की ईयर थोड़े छोटे होते हैं, राउंड होते हैं। और जो अफ्रीकन वाला होता है उनका बड़े कान होते हैं, फैन शेप। ठीक है, फैन शेप दिखाया। स्किन स्मूथर होती है, इनकी रिंग कर्ल होती है, फोरहेड ट्विन डूम्ड हेड। ठीक है, ऐसे ट्विन डूम्ड हेड ऐसे होता है ना इनका, हाथी का जो सर होता है इंडिया वाला का। ठीक है, लेकिन जो अफ्रीकन वाले होते हैं उनका एक ऐसे ही होता है। ठीक है। ठीक है। इंडिया में जो मेल एलिफेंट होते हैं उनके टस्क होता है, और फीमेल में नहीं होता। ठीक है, यह बहुत छोटा सा होगा होगा तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अफ्रीका में दोनों मेल और फीमेल दोनों के टस्क होता है बड़ा बड़ा। ठीक है, ये हाथी दांत जो कहते हो। हम्म। थ्रेट्स पता है, अदर मेजर्स टू प्रोटेक्ट एलिफेंट, एआई बेस्ड सेंसर गजराज विल बी डेवलप्ड टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ। ठीक है। नेटिव स्पीशीज, प्लांटिंग ऑफ नेटिव स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन असम, स्पीशीज इंक्लूड आंवला, बेल, गामरी, जामुन, बुमरा एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, एक तो ऐसे ही था प्रोजेक्ट बी, इसमें नहीं मेंशन है, पता नहीं शायद आगे मेंशन हो, पहले बता देना।
प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बी बी ठीक है। ये क्या था? ये था ये प्रोजेक्ट बी या प्लान बी ऐसे करके था। तो जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, हाथी क्या करता है, हाथी को तो रेलवे ट्रैक से मतलब नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब हाथी क्रॉस करते हैं तो झुंड में क्रॉस करते हैं, और ट्रेन आ रही है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, ठीक है। मतलब हाथी भी मरेगा और ट्रेन भी पलटेगी, दोनों केस हो सकता है। तो कई इलाके जहाँ पर ये फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते थे, वहां पर इन लोगों ने क्या किया कि बी हाइव बनाए, ठीक है, मधुमक्खियों के छत्ते, मधुमक्खियों के छत्ते बनाए। तो मधुमक्खियाँ क्या भी भी करेंगी, और ये जो एलिफेंट है ये यहाँ से नहीं गुजरेगा, एलिफेंट मधुमक्खी से डरते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वो कहीं और चले जाएंगे, इधर नहीं आएंगे, आगे से कहीं जाएंगे, ठीक है। तो वही था प्रोजेक्ट बी या प्लान बी करके था। फिर स्टेट ऑफ राइनो 2023 रिपोर्ट, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने रिलीज किया ये रिपोर्ट। तो और ये इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है 1991 में बनी थी, और ये जो 5 तरह के राइनो हैं उनको, उनके सर्वाइवल को देखती है, ठीक है। 5 तरह के जो लिविंग राइनो हैं, 5 कौन कौन से हैं, अफ्रीका में कौन कौन से हैं इसमें से देख लो। व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो जो है अफ्रीकन है, ठीक है। व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ये इंडिया का है। बाकी जावा राइनो और सुमात्रा राइनो ये इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। तो व्हाइट राइनो लगभग लगभग एक्सटिंक्ट है, इसको लिखा है एनटी, अब एनटी पता नहीं, देखना पड़ेगा। एंटी का क्या मतलब हुआ, नहीं पता यार। ये है वल्नरेबल है इंडिया वाला, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ब्लैक राइनो, और जामा राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सुमात्रा राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये 3 जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ब्लैक, जावन, सुमात्रा। और इंडिया वाला वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है। आईयूसीएन, तो ये जो व्हाइट राइनो है ना, व्हाइट राइनो एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब एंटी का शायद उसी से रिलेटेड कुछ होगा। नॉट थ्रेटेंड, नहीं नॉट थ्रेटेंड तो नहीं होगा यार, देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें नहीं दिया है, चलो अभी शायद नीचे दिया हुआ देख लेंगे। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या इंडियन राइनो पॉपुलेट, ये देखो जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, वो इंडिया में भी पाया जाता है, नेपाल में भी पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक राइनो की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और जो व्हाइट राइनो है, ये सुमात्रा राइनो, वो डिक्रीज कर रही है। व्हाइट राइनो तो शायद खत्म ही हो गए, लास्ट एक दो बचे थे, वो बेचारे मर गए, ठीक है, अभी रिसेंटली ही मरे हैं व्हाइट राइनो, तो वो तो खत्म ही है। फिर अबाउट राइनो 5 स्पीशीज हैं, 3 जो है एशिया में पाई जाती हैं, 2 अफ्रीका में, वाइट और ब्लैक वाले अफ्रीका में हैं, और सुमात्रन, जावा और ग्रेट वन हॉर्न इंडिया, मतलब जो इसको इंडियन कहते हैं, ग्रेट वन हॉर्न इंडियन, ये तीनों एशिया में पाए जाते हैं। तो दे कंपेरेटिवली हैव पुअर विजन एंड मोस्ट रिलाई ऑन सेंस ऑफ स्मेल। राइनो हॉर्न्स आर मेड्स ऑफ केराटिन। केराटिन क्या होता है, मतलब जो आपके बाल होते हैं, बाल और नाखून जिससे बनते हैं, केराटिन, उसी से ही उनके वो जो इनके सींग होती है ना, वो भी वही होती है। ये कोई स्पेशल वो नहीं है, केमिकल नहीं है वो, ठीक है। एशियन राइनो आर एक्सीलेंट स्विमर्स एंड कैन इजीली स्विम अक्रॉस रिवर्स, ठीक है। तो बच के रहियो भाई, दूसरी तरफ अगर नदी के उस पार दिख जाए राइनो तो भाग लो, तैर के आ जाएगा इधर। ठीक है। अबाउट इंडियन राइनो, लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीशीज, इंडियन राइनो जो है वो इन तीनों में सबसे बड़ा है। ऐसे कैसे, पता नहीं। एशिया में सबसे बड़ा मान सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट और ब्लैक है वो भी काफी बड़े होते थे, ठीक है। अब लेकिन यह कह रहा है कि जो इंडियन राइनो है वो तीनों सब चारों पांचों में सबसे बड़ा है। यूजुअली सॉलिटरी एक्सेप्ट फॉर फीमेल एंड स्मॉल काल्स। अच्छा, मेल राइनो फाइट वायलेंटली फॉर प्रिफर्ड हैबिटेट एरियाज, कवर्ड देयर स्किन इन मड एड थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, कैन रन फास्ट अप टू 40 किलोमीटर पर आवर। देख लो भाई, जिसको जिसको राइनो दिखे तो अगर ऐसे तेज भाग पाओगे तो बच जाओगे, ठीक है। हैबिटेट कहाँ पे, एलुवियल तराई दुआर, सवाना ग्रासलैंड एंड रिवरीन फॉरेस्ट, नेपाल भूटान पाकिस्तान इंडिया, यहाँ सब पाया जाता है, ठीक है। नेपाल भूटान पाकिस्तान इंडिया, ठीक है। तो अगर कभी ऑप्शन में आए नेपाल भूटान पाकिस्तान इंडिया के अलावा तो उसको भी मान लेना, हाँ पाया जाता है। ये बात अलग है कि इंडिया सबसे ज़्यादा है, करीब 85% पॉपुलेशन जो है इंडिया में इनकी, ठीक है। इन इंडिया कहाँ पे पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ, जो तराई वाला एरिया है ना, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में तो ऑब्वियस सी बात है, असम के कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है। तो असम, वेस्ट बंगाल और वहाँ से होते हुए नेपाल की तरफ और भूटान की तरफ, ठीक है। पाकिस्तान में एक्सेप्शन है, पाया जाता है लेकिन। असम हैज 71% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2022। कितने हैं, 2895 वहाँ पर है थे, ये 2022 का सेंसस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क पे हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर्स कौन कौन से हैं,
नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 टू कंजर्व राइनो, इंडियन राइनोसोरस नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019, ठीक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019, इंडियन राइनो विजन टू 2020, अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया और आईआरएफ टू इंक्रीज राइनो पॉपुलेशन। भाई और कितना इंक्रीज करोगे, इतने सारे तो हैं। ठीक है, कोई नहीं। हम्म इसका देख लेते हैं एक बार। क्या था ये, व्हाइट राइनो स्टेटस। व्हाइट राइनो का स्टेटस क्या है भाई? नियर थ्रेटन लिखा है इसमें। नियर थ्रेटन। पता नहीं कैसे, लेकिन व्हाइट राइनो तो लगभग लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चलो कोई नहीं। बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स, बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स, ठीक है। हमने देखा था ना, डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक होता है जिसके कारण से वल्चर अपने यहाँ एक्सटिंक्ट हो गए लगभग। क्यों? डाइक्लोफेनाक जो है एक एज अ क्या कहते हैं, पेन रिलीवर इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों को देते थे। तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो कार्कास है, मतलब उनकी बॉडी में तो चलो वो केमिकल चला गया, तो उनका कार्कास जब ये वल्चर खाते हैं, तो इनके जो अंडे होते हैं ना वल्चर्स के, वो बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हैच नहीं हो पाते हैं, टूट जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हैच नहीं हो पाएंगे तो मर जाएंगे, मतलब अंडा खराब हो गया, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज घटी थी बीच में। अभी भी घट ही रही है, मतलब थोड़े बहुत बचे हैं। ड्रग्स ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB रिकमेंड बैन ऑन टू मोर ड्रग्स हार्मफुल टू वल्चर्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? कीटोप्रोफेन और एसी एसिक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, ठीक है। कीटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक याद रख लेना भाई, क्योंकि पूछ सकते हैं, ठीक है। DTAB हाईएस्ट हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स, ठीक है। 21 का पार्ट है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हिस्सा है, ठीक है, उसके अंडर में काम करता है। तो सबसे ऊपर समझ लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके नीचे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके नीचे ये संस्था ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। तो वल्चर्स इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं? वाइट ट्रम्प वाइट ट्रम्प वल्चर, जिप्सी बंगालीस, देखो क्रिटिकली CR है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली है। इंडियन वल्चर, जिप्सी इंडिकस जो भी है, इंडियन वल्चर जो है वो भी क्रिटिकली है। रेड हेडेड वल्चर है, वो भी क्रिटिकली है, ठीक है। बियर्डेड वल्चर, ये नॉट थ्रेटेंड है। और सिनरस, ये भी नॉट थ्रेटेंड है, ठीक है। और ग्रिफिन वल्चर, ये लीस्ट कंसर्न है, ग्रिफिन लीस्ट कंसर्न है। और इजिप्शियन वल्चर, ये इंडेंजर्ड है। और हिमालयन ग्रिफन जो है वो नॉट थ्रेटेंड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन देख लेना। देखो जैसे दो नाम है, वाइट रम्प, स्लेंडर बिल्ड, और इंडियन, ठीक है, इंडियन एक नाम हुआ है तो, और ये रेड हेडेड, ठीक है। ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। नॉर्थ थ्रेटेड में कौन कौन सा है? बियर्डेड, सिनरस, हिमालयन ग्रिफन, ठीक है, नॉर्थ थ्रेटेड है। और इसके बाद बचे दो, इजिप्शियन वल्चर इंडेंजर्ड है, और ग्रिफन जो है वो लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, ठीक है। फिर ड्रग्स के बारे में था, ड्रग बैन, कीटोप्रोफेन, ये सारे ड्रग्स बैंड हैं। कीटोप्रोफेन, एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक और नैमसुलिड्स आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज्ड इन veterinary practices that have been proven toxic to vulture and other birds of prey, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये ड्रग्स उन उन जानवरों को जिनको दिया जाता है उनको तो फायदा करते हैं, लेकिन जो उनके कराकास खाते हैं, जो जानवर, जो बर्ड्स, ठीक है, उनको नुकसान करते हैं। तो जो NSAID ने कहा, NSAID, अच्छा, NSAID जो है ये मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स जो होते हैं, ये दे आर नॉट फुल्ली मेटाबोलाइज्ड बाय वल्चर्स इन कॉजेज डैमेज टू द बर्ड किडनीज, ठीक है। टोटल 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर फाउंड इन इंडिया,
अच्छा ये दिया है जो अभी हम पढ़ा, ठीक है। वल्चर्स आर पार्ट ऑफ स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। अच्छा इसमें अभी नहीं दे रहा है। एक हमने अभी रिसेंटली सुना था हमारे यहाँ जो वल्चर के दो तीन मतलब ब्रीडिंग सेंटर खुले हैं। एक एक था जटायु, ठीक है, जटायु। जटायु वाला कहाँ पे खुला था? जटायु वाला हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, हरियाणा में खुला था, ठीक है। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली देखा था कि एक वल्चर्स के लिए रेस्टोरेंट बना था, कि वहाँ पे वल्चर्स आएंगे और खाएंगे वैसा करके। तो वल्चर रेस्टोरेंट वो शायद झारखंड या छत्तीसगढ़ में बना था, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, इसमें पता नहीं आगे दिया हो कि नहीं। झारखंड या छत्तीसगढ़ में था, ठीक है। फुंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। फुंगा Fungi Foundation through UN Biodiversity has urged people globally to use word funga whenever they say flora and fauna, ठीक है, as part of Trinity of life on Earth। तो इसमें अब क्या होगा, जुड़ गया फ्लोरा फाउना एंड फुंगा, ठीक है, फ्लोरा फाउना एंड फुंगा। पहले हम फ्लोरा फाउना कहते थे, अब फुंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो फुंगा या फंगी का मतलब होता है रिफर्स द लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंगाई या फंगी इन एनी गिवन प्लेस, वेरी फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे सेल मिला के। ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से? ट्रॉपिकल टेम्परेट टू आर्कटिक रीजन्स इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब हर जगह एक तरह से कह सकते हैं पाए जाते हैं। थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट एंड होस्ट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, ठीक है, ये सब इनके थ्रेट्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? culinary use, mycorrhizal कार्बन रिजर्वर, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, और माइको रिमीडिएशन मेडिसिन, ठीक है, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरा फौना एंड फंगा, 3 Fs कंपेयर कर रहे हैं इनको। अब भाई जो बायो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी होगा, अपने लिए टफ है, बायो हमें नहीं आती, ठीक है। तो एस्पेक्ट क्या है इनका? किंगडम और एग्जाम्पल मोबिलिटी, रिप्रोडक्शन, रोल इन इकोसिस्टम। तो फ्लोरा फोना और फंगा का देखते हैं। किंगडम क्या है? प्लांट यानी प्लांट्स है, फोना जो है एनिमल या एनिमल्स है, और फंगा जो है वो फंगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एल्गी फ्लावर ट्रीज, ठीक है, एल्गी फ्लावर ट्रीज। और फोना में क्या है? इंसेक्ट रेप्टाइल मैमल, ये सब है। फंगा में क्या है या फंगी में क्या है? मशरूम मोल्ड ईस्ट, ठीक है। ईल्ड जो है वो फ्लोरा में आ रहा है, ये ईस्ट कह रहा है, ये एल्गी जो है वो फ्लोरा में आ रहा है, देख लेना। और इसमें जो है मशरूम्स मोल्ड ईस्ट ये सब आ रहे हैं फंगा में, ठीक है। मोबिलिटी क्या है? इमोबाइल जनरली, पेड़ चलते नहीं है, हमने देखा है पेड़ नहीं चलते हैं। कैपेबल ऑफ मूवमेंट, फौना में जो भी है वो मूवमेंट कर सकते हैं। फंगी या फंगा में इमोबिलिटी, इमोबाइल जनरली, वो भी मतलब चलते चलते नहीं है, जहाँ पे है वहीं पे है, वहीं बढ़ते हैं। फिर रिप्रोडक्शन, इनका थ्रू सीड्स स्पोर्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 3 फंगा का क्या है? थ्रू सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फंगा का क्या है? थ्रू स्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इनका और इसका जो दो लास्ट वाला है लगभग सेम, ठीक है, स्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा एसेक्सुअल इसमें नहीं। रोल इन इकोसिस्टम, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, ये डिकम्पोजर्स हैं, ये कंज्यूमर, प्रे और प्रेडेटर तीनों हैं। हम्म फिर एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ रेड सैंडर्स वुड, ठीक है, रेड सैंडर्स आपने कई बार सुना होगा। हम्म Directorate General of Foreign Trade under Ministry of Commerce and Industry amended export policy of red sandalwood sourced from private cultivated land, ठीक है। क्योंकि जो रेड सैंडल है वो प्रोटेक्टेड है, तो उसको मतलब आप बेच नहीं सकते थे, उसके लिए फिर ये अमेंड किया गया, जो अमेंडमेंट था, मतलब एक्सपोर्ट पॉलिसी को अमेंड किया गया, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या था? Amendment issued under power conferred by the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992, and Foreign Trade Policy 2023. Under the Foreign Trade Policy, import of red sandals is prohibited while export is restricted, ठीक है। मतलब आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। और ये जो 2019 में क्या था, ये एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिवाइज किया गया था और एक्सपोर्ट को परमिट किया गया था, ठीक है, इन लॉन्ग टर्म एंड रूट्स, लॉन्ग फॉर्म एंड रूट्स, ठीक है। तो वो जो आपने देखा था ना वो पुष्पा में, तो वो लॉग 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 रहता है, वही लॉग फॉर्म एंड रूट। इट इज एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइवेट प्राइवेट कल्टिवेटेड लैंड इंक्लूडिंग पट्टा लैंड, ठीक है। तो अगर ये किसी प्राइवेट कल्टिवेटेड लैंड से लाया गया है तभी वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो,
अदरवाइज नहीं, ठीक है। रिसेंट अमेंडमेंट में क्या है, एनुअल एक्सपोर्ट कोटा फॉर आर्टिफिशियली प्रोपेगेटेड रेड सैंडर एंड जीरो एक्सपोर्ट कोटा फॉर वाइल्ड स्पेसिमेन ऑफ रेड सैंडर, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियली प्रोपेगेटेड रेड सैंडर्स हैं, मतलब जो प्राइवेट लैंड पर कल्टीवेट किए जा रहे हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट कोटा है, लेकिन जो वाइल्ड स्पेसिमेन है रेड सैंडर्स के, उनके लिए कोई एक्सपोर्ट कोटा नहीं है, जीरो है, ठीक है। रेड सैंडर्स आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फोर्थ में है, और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है। इंडियन एंडेमिक ट्रीज है, इंडियन एंडेमिक ट्रीज स्पीशीज है, विच विद अ रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज इन ईस्टर्न घाट, फाउंड इन डिस्टिंक्ट ट्रेस ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब ईस्टर्न घाट में मिलता है ज़्यादातर। पुष्पा देखा था, पुष्पा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश ना, तो वही समझ लो, आंध्र से आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेरी स्लो ग्रोइंग ट्री स्पीशीज है, मतलब इसकी मेच्योरिटी 25 40 साल में आती है, रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया या फिर ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है, होती है लेकिन कम होती है, तो समझ लो कि वो भी रेजिस्टेंट टू ड्रॉट होगा, सूखा पड़ेगा तो मुरझाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसकी कई वैरायटीज हैं, ऑलमग, सौंदरवुड, रेड सैंडरवुड, रेड सैंडर्स, यरा, चंदन, अच्छा ये सब उसका नाम है या क्या है? अच्छा, नाम है अलग अलग। हम्म High in demand across Asia, particularly China, due to its therapeutic properties for use in cosmetic, medicine product and high-end furniture woodcraft, ठीक है। चंदन की लकड़ी महंगी होती है, ठीक है। Related news to sites review the significant trade, 77 sites standing committee meeting removed red sandal from review significant trade, ठीक है। Sites RST process enable disciplinary action, trade suspension on countries that do not meet their obligations, ठीक है। साइट्स के बारे में देखें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो वो स्पीशीज जो एंडेंजर्ड हैं, उनका अगर कोई ट्रेड होता है किसी भी तरह का, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये साइट्स हैं, ठीक है। अ, इसमें अपेंडिक्स है 2 3 करके, 1 2 3 करके। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ये एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और ये कब अडॉप्ट किया गया था, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ IUCN, द वर्ल्ड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है, IUCN, अच्छा जो भी नाम है। टेक्स्ट एग्रीड इन 1973 एंड इंटर इन फोर्स इन 1975, ठीक है। तो इसमें 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3, ठीक है। तो तीनों में ही वो स्पेशीज हैं जिनको, अगर जिनका ट्रेड जो है उनको रेगुलेट करना है या अनरिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो जो अपेंडिक्स 1 में होते हैं, उसमें बहुत वो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, स्पीशीज मतलब एनिमल और प्लांट दोनों, ठीक है। इनकी जो मतलब अ, इनका जो मतलब इनका जो कमर्शियल यूज है वो बैन है एक तरह से। नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। नॉन कमर्शियल पर्पस मतलब जैसे रिसर्च के केस में, ठीक है, रिसर्च करना हो किसी चीज़ पे। अपेंडिक्स 2 में नॉट नेसेसरी रिटर्न विद एक्सटेंशन, बट नाउ मे बी बिकम इफ ट्रेड इज नॉट क्लोजली कंट्रोल्ड लुक अलाइक स्पीशीज, ठीक है। मतलब इसमें वो स्पीशीज होती हैं जिनका अगर ट्रेड रेगुलेट नहीं किया गया तो वो थ्रेटन हो सकती हैं, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज हैं। ऑथराइज बाय ग्रांटिंग ऑफ एक्सपोर्ट परमिट और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अपेंडिक्स 3 में क्या है, इंक्लूड एट रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी एंड कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज नीडेड, अच्छा इसमें वो स्पीशीज होती हैं अपेंडिक्स 3 में, जिनकी मतलब जो मान लो कि एक देश में प्रोटेक्टेड है लेकिन दूसरे देश में प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंट्री है कहेगी कि भाई हमें बाकी लोगों की मदद चाहिए इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में, एक्स स्पीशीज है मान लो, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने में बाकी लोग की मदद चाहिए, तो उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अलाउड ओनली इन प्रेजेंटेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट परमिट और सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका जो ये था साइट्स का सेक्रेटरीट कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेड बाय UNEP, लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। मतलब इसका जो सेक्रेटरीट है वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या है, वही इंटरनेशनल ट्रेड, जो स्पेसिमेन है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट के, उनको उनके उनके सर्वाइवल को थ्रेट ना पूछे। पार्टीज मतलब मेंबर्स कितने हैं, 184, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी इसका पार्टी है, ठीक है। मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर साइट्स, साइट्स MA इन इंडिया, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड प्रिजर्वेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, माइक प्रोग्राम, ठीक है, माइक प्रोग्राम, monitoring the illegal killing of elephant, and international collaboration that measure the level trend and cause of elephant mortality. India has 10 sites participating in माइक प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इंडिया से 10 साइट ऐसी हैं जो माइक प्रोग्राम में हैं, लीगली बाइंडिंग ऑन parties but does not take the place of national laws. Each party has to adopt its own domestic legislation to its implementation at the national level. 184 parties have right to attend, to put forth proposal, to consider and to vote on all the decision, ठीक है। स्पीशीज कवर्ड बाय साइट्स लिस्टेड इन अपेंडिक्स 3, ये तो देखा था। स्पीशीज कवर्ड बाय साइट्स लिस्टेड इन 3 अपेंडिसेस, ये ऊपर जो हमने 3 अपेंडिसेस पढ़े थे, ठीक है। तो अपेंडिसेस फिर से देख लो। अपेंडिक्स 1 में क्या है, जो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिनको कमर्शियल जो कमर्शियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बैन एक तरह से, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। अपेंडिक्स 2 में है कि वो स्पीशीज जिनका अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेट नहीं किया गया तो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उनके जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ेगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज होती हैं जिनको कोई कंट्री रिक्वेस्ट करती है कि मतलब इसके लिए हमें अदर कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि इसके इलीगल एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। मान लो कि इंडिया में रेड सैंडर्स, अभी किसी ने देखा, रेड सैंडर्स इंडिया में एक तरह से प्रिजर्व्ड है, मतलब उसका प्रिजर्वेशन के लिए लॉज है, ठीक है। लेकिन बाकी जो देश है, मान लो चाइना है बगल में, चाइना है या पाकिस्तान है या कहीं भी है आसपास जो कंट्रीज है, या म्यांमार ही समझ लो, ठीक है। अब वहाँ पे रेड सैंडर्स होता नहीं तो उनको कोई मतलब ही नहीं रेड सैंडर्स से, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं से खरीदेंगे। तो अब इंडिया में जो कुछ वो होंगे, मतलब जो इलीगल ट्रेड करते हैं, स्मगलिंग है, रेड सैंडर्स के स्मगलर्स होंगे, वो काटेंगे इसको और वहाँ भेज देंगे भाई, ठीक है, कैसे भी करके। तो इसलिए इंडिया को म्यांमार का, चाइना का भी सपोर्ट चाहिए होगा ना, कि रेड सैंडर्स कहीं से उनके यहाँ इलीगली ना पहुंचे, ठीक है, वैसा। तो वो स्पेशीज अपेंडिक्स 3 में है, ठीक है। फिर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज दो चीजें होती है ना, एक होता है एक होता है इन्वेजिव, मान लो कि इन्वेजिव, नहीं, एक होता है क्या कहते हैं, एंडेमिक, सॉरी एंडेमिक, एंडेमिक, और एक होता है एग्जॉटिक, ठीक है, एग्जॉटिक, ठीक है। एंडेमिक मतलब जो कोई स्पेशीज है वो वहीं पे पैदा है और वहीं की है, ठीक है। मान लो कि इंडिया में कोई भी एक स्पेशीज है, ठीक है, इंडिया में, लेकिन अगर इसको हम, ये एंडेमिक है इंडिया में, एक्स स्पेशीज, इसको हम दूसरी कंट्री ले गए, म्यांमार ले गए, ठीक है, म्यांमार में, म्यांमार में, ठीक है, तो वहां पर के लिए ये एग्जॉटिक हो जाएगा, ठीक है, एग्जॉटिक हो जाएगा, ऐसा। तो जो इन्वेसिव स्पीशीज होते हैं वो एग्जॉटिक, एक तरह की एग्जॉटिक स्पीशीज होती हैं, लेकिन वो हार्मफुल होती हैं, मतलब वो स्पीशीज कहीं और की नेटिव हैं पर वो कहीं और पे हैं इस समय, और वो वहाँ पे नुकसान पहुंचा रही है वहाँ के जो लोकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज हैज रिलीज असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल, ठीक है। तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में क्या, सबसेट ऑफ एलियन स्पीशीज नोन टू हैव एस्टेब्लिश एंड स्प्रेड इन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, लोकल इकोसिस्टम एंड स्पीशीज, ठीक है। मतलब सारी, जरूरी नहीं कि सारी जो एग्जॉटिक स्पीशीज हैं, एग्जॉटिक स्पीशीज, सारी एग्जॉटिक स्पीशीज जो है वो एलियन, मतलब IS, ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज ना हो, ठीक है। सारी नहीं बुरा असर करती हैं, कुछ करती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है, ठीक है। Alien species कौन है, animal, plant, other organism introduced by human activities to new regions. All alien species are not invasive species, ठीक है, they can benefit from extreme weather. हम्म फिर as per report, invasive alien species are one of the 5 major direct drivers of biodiversity loss globally, ठीक है। मतलब जो जो पांच मतलब 5 मेजर कॉज होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, उसमें से एक कारण इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हो सकता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कौन कौन से हैं, रैपिड प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, क्यों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई
इन्वेरियन मतलब एलियन स्पीशीज आया, तो उसका कोई कंपटीटर या प्रेडेटर नहीं होता इस लोकेलिटी में, ठीक है। अगर कोई कंपटीटर या प्रेडेटर नहीं है तो बहुत ही उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो भी ये स्पीशीज इंट्रोड्यूस किया गया है इस एनवायरमेंट में, ठीक है। हाई डिस्पर्सल एबिलिटी, एबिलिटी टू अडेप्ट फिजियोलॉजिकली the new to the new condition, hmm. ability to survive on various food type and in a wide range of environmental conditions, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आईएएस की, मतलब आईएएस वाले इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की, ठीक है। देख लो भाई, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज ये दूसरा आईएएस है, सिलसिला साला नहीं है। ग्लोबल एफर्ट, इसमें क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक एंड policy expert on invasive species and was established in 1994, organized under Species Survival Common Commission and Species Survival Commission of IUCN, ठीक है। और IPBES के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये यूएन की बॉडी नहीं है, 2012 में बनी है, ठीक है। कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग द साइंस पॉलिसी इंटरफेस टू for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainable development, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड टू सर्विसेज टू सेक्रेटरी सर्विसेज टू आईपीबीईएस, ठीक है। 144 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। क्या है रिलेटेड न्यूज में, क्या है, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन एपीपीसी ने इंडिया को एज अ चेयर मतलब नियुक्त किया है। स्टैंडिंग, जो इनकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बाई एनियल, मतलब 2023-24 से उनका जो 32nd सेशन होगा, अब नहीं 32nd सेशन हुआ बैंकॉक में, वहां पर इंडिया को इलेक्ट किया है अपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयर के रूप में, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन टू इनहेंस प्लांट हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। जेनेसिस का 1956 में एक रीजनल बॉडी अप्रूव्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, मतलब यूएन, ठीक है। 1956 में ये बनी थी ये वाली बॉडी, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है। वो इन्वेजिव स्पीसीज जो न्यूज में है, ठीक है। कुछ इन्वेजिव स्पीशीज हैं जो न्यूज में भी हैं, कौन सी हैं भाई, प्रोसोपिस, प्रोसोपिस चिलेनिस, एज पर एज पर इट इज थ्रेटनिंग द pulverize native vegetation across 21 island in Gulf of Mannar Biosphere Reserve, ठीक है। वहां पर ये प्रोसोपिस चिलेनिस है, और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, इज वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर कोस्टल माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम आर्कटिक सर्कल। ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट है, नेटिव टू एरिड रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, पेरू, नोन एज चिलियन मस्किट, ठीक है। ये प्रोसोपिस चिलेनिस है, ठीक है। फिर क्या, मॉस्किटो फिश, ये न्यूज में था। मॉस्किटो फिश क्या होता है, ये मॉस्किटो के जो अंडे होते हैं ना फ्रेश वाटर में, उसको खाते हैं, ठीक, इसलिए इनका नाम मॉस्किटो फिश, ठीक है। अ न्यू स्टडी रिवील दैट टू स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो फिश, गम्बूसिया, याद रखना, गम्बूसिया एफिनिस एंड गम्बूसिया हल्ब्रुकी, ठीक है, have invaded various ecosystem across India, widely introduced worldwide as a form of biological mosquito control, feeds on mosquito larvae, ठीक है, native to US, shallow water मिलता है, shallow water dense vegetation, growth where larvae and puppy hide, ठीक है। इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन इंडिया इन 1928 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। इसको ब्रिटिश जो मतलब ब्रिटिश रूल था 1928 में, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये दो तरह की, मतलब दो अलग अलग फिश हैं, मॉस्किटो फिश, गम्बूसिया एफिनिस और गम्बूसिया हॉलब्रुकी, ठीक है। कोनोकार्पस ट्री इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीशीज है, बैंड बाय गुजरात गवर्नमेंट, ये न्यूज में था, ठीक है। उसके पहले तेलंगाना ने भी इसको बैन किया था। A genus of two species of flowering plant winter plants of winter, कौन कौन से, नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड, वाइडली यूज्ड इन पब्लिक स्पेस फॉर ऑर्नामेंटल लुक, ठीक है। तो इसको बैन किया गुजरात गवर्नमेंट ने, उसके पहले तेलंगाना ने किया था। कोनोकार्पस ट्रीज, लुडविजिया परवीना, ठीक है, लुडविजिया
पेरुवियाना, ये एक इन्वेसिव वीड है जो एलिफेंट हैबिटेट को थ्रेटन कर रही है, और खासकर तमिलनाडु में। ठीक है। इन्फेस्टेड द मेजोरिटी ऑफ हिल स्टेशन स्वैम्प, लोकली नोन एज वायाल्स। ठीक है। पॉपुलरली कार्ड प्राइम रोज विलो, नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन इंक्लूडिंग पेरू। ठीक है। यूज्ड एज ornamental plant for its tiny yellow flowers. Hmm. Yeah, growth fast along water bodies. About 22 priority invasive plant in ठीक है, तमिलनाडु। रेड फायर आंट फाउंड इन यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम, और नेटिव टू साउथ अमेरिकन, हाउएवर स्प्रेड इन यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कैरिबियन, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। Form super colonies with multiple queen and has ability to spread rapidly, feed on fauna that nest or feed on ground including insect, spiders, etc. Communication through chemical secretion and stridinium. ठीक है। मतलब इंडिया का केस नहीं है, यूरोप का केस है। यूरोप में मिला है ये रेड फायर एंड, जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव है। साउथ अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन, यहाँ सब ये मिल जाता है। ठीक है। फिर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, इसको थोड़ा रुके करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।